हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज हम एडिटोरियल करंट अफेयर्स का जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो देखेंगे, जो है हमारा 16 से 31 जुलाई 2024 के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला देखते हैं कि राज्य अनुसूचित जाति की सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें तांती और तंतवा जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची से हटाकर उसे अनुसूचित जाति की सूची में पान या स्वासी जाति के साथ मिला दिया गया था। अब इसमें है कि राज्य सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने की कोई क्षमता या अधिकार नहीं है, और उसने निर्देश दिया कि इस समूह का अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अपनी मूल श्रेणी में वापस लाया जाए। अधिसूचना के अंतर्गत निर्दिष्ट सूची को केवल संसद बनाए गए कानून के जरिए ही संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी जाति, नस्ल या जनजाति को शामिल करने या बाहर करने के लिए पसंद से बनाए गए कानून के तहत ही संसद से बनाए गए कानून के तहत ही काम करना होगा। नेक्स्ट है हमारा कि इसकी जो थोड़ी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। वर्ष 2011 में बिहार सरकार ने तांती तंतवा को पान, स्वासी और पनर पर्याय के रूप में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। उक्त प्रस्ताव को भारत के पंजीयन से समर्थन नहीं मिलने के बाद भी राज्य सरकार ने आगे बढ़ाकर 1 जुलाई 2015 को एक प्रस्ताव पारित किया। नेक्स्ट है हमारा केरल सरकार द्वारा विदेश सचिव की नियुक्ति। केरल सरकार ने 15 जुलाई को एक आदेश जारी कर श्रम एवं कौशल विभाग के सचिव के वासुकी को बाह्य सहयोग से जुड़े मामले का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा इस नियुक्ति को असंवैधानिक और केंद्र की जिम्मेदारियों पर अतिक्रमण बताया। विदेशी मामलों से संबंधित प्रावधान 7वीं अनुसूची में विदेशी मामले सभी मामले जो संघ को किसी विदेशी देश के साथ संबंध में लाते हैं को संघ सूची के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब है अनुच्छेद 253। संसद को किसी अन्य देश के साथ किसी संधि या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आदि में लिए गए किसी निर्णय को लागू करने के लिए कोई भी कानून बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट में है हमारा अनुच्छेद 293। राज्यों की उधार लेने की शक्ति पर क्षेत्रीय सीमाएं लगाता है। और बाह्य सहयोग का जो अर्थ है, यानी केंद्र के पक्ष में जो बाह्य सहयोग का अर्थ है, विभिन्न देशों विदेशों में भारतीय दूतावासों और मिशनों के साथ कार्य करना, जो कार्य व्यापार आवंटन नियमों के अनुसार संघ सूची का हिस्सा है। कार्य आवंटन नियम के अनुसार ये कार्य केवल विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा ही किए जा सकते हैं। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। हाल में ही एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने वर्ष 2024 के लिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI जारी किया है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसका मुख्य बिंदु क्या है। पहला है कि सूचकांक 2024 में एस्टोनिया 75.3 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है और भारत 180 देशों में 27.6 अंकों के साथ 176 स्थान पर है, जो केवल पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से ऊपर है। यानी यही चार देश हैं जो भारत से नीचे हैं। बाद बाकी जितने भी विश्व के 180 देश हैं उसमें से 175 जो हैं वो उसकी स्थिति इंडिया से बेहतर है। फिर है EPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी जीवन तंत्र की जीवन शक्ति के आधार पर 180 देशों की को रैंक करता है। अब है EPI संकेतक समस्याओं को पहचानने, लक्ष्य निर्धारित करने, प्रवृत्ति पर नज़र रखने, परिणामों को समझने और सर्वोत्तम नीति प्रथाओं की पहचान करने का एक तरीका प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट में हमारा दिया हुआ है कि विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट 2024। हाल में ही खाद्य और कृषि संगठन FAO ने विश्व वन स्थिति रिपोर्ट का 2024 संस्करण जारी किया है। इसकी मुख्य विशेषताएं में है कि वनों की कटाई दर जो 1990 से 2002 के बीच में 15.8 मिलियन हेक्टेयर था, अब घट के 2015 से 20 ड्यूरेशन में 10.2 मिलियन हेक्टेयर हो गया है।
अब है 2010 से 20 तक वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है विश्व में। अब 2020 तक वन लगभग 4.1 बिलियन हेक्टेयर या पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का लगभग 31% हिस्सा हुआ करता था। अब वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्र जो था 14.8 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग 44% क्षेत्र को ये कवर करता है पूरे विश्व का। अब इसमें है जलवायु परिवर्तन, चरम मौसमी घटनाओं और समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण वनों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है, जिससे विशेष रूप से मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा हो रहा है। अब FOA या संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन, ये जो है यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी को हराने तथा पोषण एवं खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसकी स्थापना 1945 में हुई है। इसके टोटल जो मेंबर कंट्री 195 है, जिसमें 194 देश और यूरोपियन यूनियन है। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जनजातीय समुदायों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की है। यह जो है 63,000 गाँवों को शामिल करने की परिकल्पना इसमें की गई है और इसका लक्ष्य देश भर में 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभान्वित करना है। यह जनजातीय बाहुल्य गांव और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवार के लिए संपूर्ण कवरेज अपनाएगी। इस अभियान से आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। हालांकि बजट में इस बात का कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है कि इसके लिए कितनी धनराशि अलग से रखी जा रही है या कितने का पैकेज लागू किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की बैठक 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई। ये जो है 46वें सत्र की मेजबानी भारत द्वारा, जिसका थीम विकास भी विकसित भी के तहत की गई। भारत द्वारा पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की गई है। भारत ने विकासशील देशों की क्षमता निर्माण पहलों और संरक्षण परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को $1 मिलियन देने का वचन दिया। भारत के चराईदेव मोइदाम असम में अहोम राजवंश के प्राचीन दफन टीले को उसके ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। इस प्रकार अब भारत के विश्व धरोहर स्थलों की कुल सूची 43 हो गई है। अब है कि ये विश्व धरोहर समिति क्या है। तो यह समिति विश्व धरोहर स्थल का चयन और निगरानी करता है। यह विश्व धरोहर कोष का प्रबंधन करता है तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत जो है इसका अस्थायी सदस्य नहीं है इसका, लेकिन इसे 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए इसको चुना गया है। अब है नेक्स्ट में कि दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखा गया है। हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉल दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया है। अब दरबार हॉल जो है राष्ट्रीय पुरस्कार की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोह और उत्सव आयोजित किए जाते हैं इसमें। और दरबार का जो अर्थ है वो भारतीय शासकों और अंग्रेजों की दरबारों और सभाओं से है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसकी प्रासंगिकता नहीं रही है। अशोक हॉल मूलतः एक नृत्यशाला या वॉलरूम थी, जिसका अर्थ है यानी अशोक शब्द का बेसिकली जो अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो सभी कष्टों से मुक्त या किसी भी दुख से मुक्त है। इसके अलावा अशोक से तात्पर्य एकता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रतीक सम्राट अशोक से हैं। अब अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप करने से भाषा की एक रूपता बन जाती है और अशोक शब्द से जुड़े प्रमुख मूल्य ज्यों के त्यों बने रहते हैं, किंतु अंग्रेजीकरण से हट जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि एक वैज्ञानिक एक उत्पाद, ये क्या है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए अपना एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू करेगा। इस पहल के तहत संस्थान ICAR के सभी 5,521 वैज्ञानिकों को एक उत्पाद, तकनीक, मॉडल, अवधारणा या एक अच्छा प्रकाशन तैयार करने का लक्ष्य दिया गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या है कि प्रत्येक वैज्ञानिक प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में
अपने प्रोजेक्ट की पहचान करेंगे, प्रगति की निगरानी संस्थान स्तर पर त्रैमासिक और मुख्यालय स्तर पर अर्धवार्षिक रूप से की जाएगी। फिर है यह कार्यक्रम 5 साल तक चलेगा, जिसमें शुरुआती फोकस उच्च उपज वाले तिलहन और दलहन किस्मों के बीजों पे होगा। ICAR केंद्र की 100 दिवसीय कार्य योजना के भाग के रूप में 100 दिनों के भीतर 100 नई बीज किस्मों और कृषि प्रौद्योगिकी को विकसित करने पर काम कर रहा है तथा इसे सितंबर के मध्य तक शुरू करने की योजना है। अब देखते हैं कि ICAR या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये क्या है। यह कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग DARE के तहत एक स्वायत्त संस्था है। परिषद पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र का सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। हाल में ही महाराष्ट्र सरकार ने शहरी नक्सलवाद से निपटने के लिए मौजूदा आतंकवाद रोधी कानूनों की अपर्याप्तता का हवाला देते हुए महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पेश किया है। अब ये कानून क्या है? तो यह कानून सरकार को संदेह के आधार पर, यानी कि वे गैर कानूनी गतिविधि का समर्थन कर रहे हैं, जो वे उसी के आधार पर संदेह होगा तो वो क्या करेंगे कि उस संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की शक्ति प्रदान करेगा ये जो हमारा नया वाला जो विधेयक लाया गया है। और इसमें 7 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। यह प्राधिकारियों को गैर कानूनी गतिविधियों में सहायता करने के संदेह में संपत्ति जब्त करने की अनुमति भी देता है। अब ये शहरी नक्सलवाद क्या है? शहरी नक्सलवाद की कोई मानक परिभाषा नहीं है। यह शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद की मौजूदगी को बढ़ाने के प्रयासों को संदर्भित करती है। अब इसकी आलोचना कुछ आधारों पर की जाती है, जैसे पहला है अस्पष्ट परिभाषा। इस कानून के तहत अनेक प्रावधान अस्पष्ट है, जिससे असहमति को दबाने तथा विवादास्पद संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए इसके दुरुपयोग की आशंका उत्पन्न होती है। और दूसरा है शहरी नक्सल। यह ऐतिहासिक रूप से विवादास्पद शब्द है, क्योंकि इसके पीछे छात्रों, लेखकों और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध व्यापक रूप से किया जाता रहा है। और तीसरा है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति जब्त करना और गिरफ्तार करना ये किसी भी व्यक्ति के लिए और उसका क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। नेक्स्ट है हमारा असम के चराईदेव मोइदम। हाल में ही असम के चराईदेव मोइदम दफन स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। अब देखते हैं कि चराईदेव मोइदम क्या है। ये असम के अहोम राजवंश के शाही दफन स्थल यानी कब्रिस्तान है, जिन्होंने 1228 से 1826 ईस्वी तक असम और उत्तर पूर्व के अधिकांश क्षेत्रों पर शासन किया था। पूर्वी असम के शिवसागर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित चराईदेव में स्थित इन टीलों को आज भी कई जो स्थानीय लोग हैं वो पवित्र मानते हैं। अब मोइदम क्या है? तो मोइदम एक टीला है जो अहोम राजघराने और अभिजात वर्ग का कब्र ऊपर बना मिट्टी का टीला है। अब देखते हैं कि चराईदेव में विशेष रूप से अहोम राजघराने के मोइदम हैं। चराईदेव में एक विशिष्ट मोइदम तिजोरी में एक से अधिक कक्ष होते हैं। इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार मिट्टी का टीला है जो जमीन से बहुत ऊपर है और घास से ढका हुआ है। इस टीले के ऊपर एक मंडप है जिसे चाव चाली के नाम से जाना जाता है। टीले के चारों ओर एक छोटी अष्टकोणीय दीवार है जिसमें एक प्रवेश द्वार है। मोइदम के कक्षों के अंदर मृत राजा को उसके मृत्यु के बाद के लिए आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ नौकरों, घोड़ी, मवेशी, यहाँ तक कि उनकी पत्नियों के साथ भी दफनाया जाता था। यह अहोम दफन संस्कारों की प्राचीन मिस्र के संस्कारों से समानता है, जो चराईदेव मोइदम को असम के पिरामिड का नाम देती हैं। तो अब नेक्स्ट में है हमारा, भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। भारत 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता करेगा। 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में घोषणा। यह नेतृत्व परिवर्तन, वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DRR और जलवायु लचीलेपन में
भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। अब देखते हैं कि एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी एडीपीसी क्या है। यह वर्ष 1986 में स्थापित एडीपीसी एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में आपदा जोखिम और न्यूनीकरण और जलवायु लचीलेपन निर्माण के सहयोग और क्रियान्वयन के लिए समर्पित है। और इसकी स्थापना भारत के अलावा भारत के 8 पड़ोसी देशों ने इसको मिलकर किया था, जिसमें बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड द्वारा की गई थी। और इसका जो यानी एडीपीसी का मुख्यालय है ये बैंकॉक में है, जो कि थाईलैंड में स्थित है, यानी थाईलैंड की राजधानी भी है। नेक्स्ट है यूविन पोर्टल। अब है कोविन प्रणाली पर जो आधारित यूविन पोर्टल को अगस्त के अंत तक देश में लॉन्च करने की तैयारी है। अब देखते हैं कि ये पोर्टल है क्या। ये है कि 6 साल तक की उम्र के बच्चे और गर्भवती माताओं को आधार जैसे आईडी और उनके मोबाइल फ़ोन नंबर का उपयोग करके यूविन पर पंजीकृत किया जाता है। यह एक समान क्यूआर आधारित डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य ई टीकाकरण प्रमाण पत्र तैयार करता है। इसमें एक बच्चे को दिए गए सभी 25 टीके और गर्भवती माताओं को दिए गए 2 टीके का रिकॉर्ड इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक टीका लगने और दर्ज होने के बाद तारीख को कार्ड में जोड़ दिया जाता है, जिसमें अगले टीके के लिए निर्गत तारीख भी दिखाई जाती है। यूविन को विन के समान सिद्धांतों और डिजिटल बुनियादी ढांचों पर चलता है, जिससे इसे अपनाना सरल हो जाता है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है यूविन का। ये प्लेटफॉर्म जो है पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है, जिससे बच्चों को देश में कहीं भी खुराक प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के बच्चे को इसका लाभ मिलता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यानी CSC का 5वां सदस्य बांग्लादेश बना। हाल में ही कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित की गई। भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका ने बांग्लादेश को CSC के 5वें सदस्य के रूप में स्वागत किया है। सेशल्स ने पर्यवेक्षक राज्य के रूप में भाग लिया। अब है कि ये कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है क्या। तो कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये जो कोलंबो जो सुरक्षा सम्मेलन है हमारा यानी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इसका गठन 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री समूह के रूप में किया गया था। जो इसका उद्देश्य था वो था कि सुरक्षित, संरक्षित और स्थिर हिंद महासागर को बढ़ावा देना, जिसमें भारत की नेतृत्वकारी भूमिका है। अब इसके सदस्य जो हैं वो 5 देश हैं, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और इसका जो नवीनतम सदस्य है वो बांग्लादेश है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कोलंबो में है, जो कि श्रीलंका में है। और इसके 5 प्रमुख स्तंभ है, जिसमें कि पहला है समुद्री सुरक्षा और रक्षा, दूसरा है आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला, तीसरा है मानव तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटना, चौथा है साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, और 5वां है मानवीय सहायता और आपदा राहत। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि रामसेस मिशन क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपोफिस क्षुद्र ग्रह का पता लगाने और उसका अध्ययन करने के लिए हाल में ही घोषित रामसेस मिशन पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के साथ सहयोग करना चाहता है। और अब देखते हैं कि इसमें मुख्य बिंदु क्या है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA ने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए रैपिड अपोसिस मिशन या रामसेस को वर्ष 2028 तक प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। क्षुद्र ग्रह अपोफिस वर्ष 2029 में पृथ्वी के बहुत निकट से गुजरेगा, जो पृथ्वी चंद्रमा की दूरी के 10वें भाग के बराबर होगा। अपोफिस 375 मीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह है, जो वर्ष 2029 में पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर के दायरे में आ जाएगा। किसी बड़े क्षुद्र ग्रह का इतना निकट आना लगभग 5,000 से 10,000 वर्षों में केवल एक बार होता है। रामसेस मिशन अपोफिस के निकट पहुंचने से पहले और बाद में उसका गहन सर्वेक्षण करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के एक समूह का उपयोग करेगा। अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह के आकार, सतह, कक्षा, घूर्णन और अभिविन्यास में परिवर्तन का विश्लेषण करेगा। अब इस मिशन का इम्पोर्टेंस क्या है। इस अवलोकनों से यह जानकारी मिलेगी कि क्षुद्र ग्रह बाहरी बलों पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं तथा उनकी संरचना, अतिरिक्त संरचना
संशक्ति, द्रव्यमान, घनत्व, छिद्रता के बारे में विवरण सामने आएंगे। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण और ग्रह रक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट है हमारा युग युगीन भारत संग्रहालय। अभी हाल में ही संस्कृति मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय के निर्माण हेतु एक 4 दिवसीय विचार मंथन सत्र का आयोजन किया। अब देखते हैं कि ये है क्या। इसकी जो मुख्य विशेषता है ये युग युगीन भारत संग्रहालय में कि यह जो है सेंट्रल विस्टा पुनर्निर्माण परियोजना के तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में भारत का नया राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य नई दिल्ली के रायसीना हिल्स के करीब स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का पुनरुद्धार करना है। यह संग्रहालय 1,54,000 वर्ग मीटर में फैला होगा, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाएगा। इस संग्रहालय को फ्रांस के सहयोग से एडॉप्टिव रीयूज के माध्यम से विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चांदीपुरा वायरस। गुजरात के कई जिलों में चांदीपुरा वायरस के फैलने का संदेह है और इसके प्रभाव से कई बच्चों के मौत की पुष्टि हुई है। अब ये चांदीपुरा वायरस है क्या? चांदीपुरा वायरस चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस, जो कि एक अपेक्षाकृत दुर्लभ और कम ज्ञात वायरस है जो रेबिडो विरेडी परिवार से संबंधित है। इसे पहली बार 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा क्षेत्र में पहचाना गया था। अब इसके रोग वाहक जो होते हैं सैंड फ्लाई और टिक्स जैसे कीटों से ये फैलता है। ये बीमारी मुख्यतः 15 से कम उम्र के बच्चों को अपनी चपेट में लेती है और इसके साथ ही संक्रमण की वजह से बुखार हो जाता है, जिससे कुछ मामले में मौत भी हो सकती है। अब है CHPV के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है और इसका उपचार लक्षणात्मक भी होता है। रोकथाम के अंतर्गत वेक्टर आबादी को नियंत्रित करना और प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार करना शामिल है। नेक्स्ट है हमारा अस्मिता परियोजना। हाल में ही शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। अब अस्मिता जो है अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ावा देना है। अब देखते हैं ये है क्या। ये UGC और भारतीय भाषा समिति जो शिक्षा मंत्रालय के तहत एक उच्च स्तरीय समिति है का संयुक्त प्रयास है। इसका लक्ष्य 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक में से 1000 शीर्षक यानी कुल 22,000 पुस्तक तैयार करना है। अस्मिता योजना में 13 नोडल विश्वविद्यालयों का नेतृत्व करने के लिए जिलों का चयन किया गया है। अब ये इसमें है कि यह व्यवस्था दृष्टिकोण समस्त निर्मित सामग्री में उच्चतम गुणवत्ता और एकरूपता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। जिसका अब देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। पहला तो है शैक्षिक सामग्री की श्रृंखला। इस पहलों का उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री की एक श्रृंखला स्थापित करना है। और दूसरा महत्व है सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा, यानी कि इस पहलों का एक उद्देश्य भारत की एक नई पीढ़ी को उसके अध्ययन में सहायता प्रदान करके तथा देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करके वैश्विक नागरिक के रूप में ढालना है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट क्राउड स्ट्राइक आउटेज, यानी माइक्रोसॉफ्ट का क्राउड स्ट्राइक आउटेज में हाल में ही माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं में भारी व्यवधान के कारण वैश्विक स्तर पर कारोबार प्रभावित हुआ, जिसका प्रभाव एयरलाइंस, वित्तीय सेवा, मीडिया और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर पड़ा। अब ये क्राउड स्ट्राइक क्या है? यह एक अमेरिकी आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी है जो बड़े संगठनों, सरकारी एजेंसी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के क्षेत्रों को उन्नत सुरक्षा समाधान प्रदाता है। हाल में ही क्राउड स्ट्राइकर में फाल्कन सेंसर सॉफ्टवेयर के अपडेट के कारण ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी BSOD त्रुटि हुई, जिससे दुनिया भर के लाखों विंडोज़ कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? इस व्यवधान से विमानन उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जिससे यूरोप से लेकर एशिया और अमेरिका तक बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न हुआ। भारत में इसका प्रभाव क्या हुआ? तो भारत में विमानन क्षेत्र में व्यवधान का प्रभाव सबसे अधिक स्पष्ट था। RBI के अनुसार कम से कम 10 बैंकों और NBFC को मामूली व्यवधानों का सामना करना पड़ा। लंदन स्टॉक एक्सचेंज के विपरीत माइक्रोसॉफ्ट मुद्दे के कारण BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नेक्स्ट है हमारा स्किल इंडिया डिजिटल हब।
SIDH पोर्टल, स्किल इंडिया डिजिटल हब। SIDH भारत के कौशल विकास, रोजगार, शिक्षा, उद्यमिता परिदृश्य को समन्वित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य कौशल वृद्धि के लिए एक व्यापक और सुलभ मंच प्रदान करना है, जो उद्योग, प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रम, नौकरी के अवसर और उद्यमिता प्रदान करता है। अब इससे रिलेटेड जो आंकड़े हैं, जून 2024 तक लगभग 88 लाख उम्मीदवारों को पंजीकृत किया गया है और 9.59 लाख मोबाइल ऐप डाउनलोड किए गए हैं और SIDH पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए 7.63 लाख उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है, जिसमें 752 ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं, जिससे शिक्षार्थियों के लिए 7.37 लाख मिनट की डिजिटल सामग्री आसानी से उपलब्ध और सुलभ हो गई है। नेक्स्ट है नेपाल के नए प्रधानमंत्री। हाल में ही KP शर्मा ओली को तीसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जो नई गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। KP शर्मा ओली पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान लेंगे, जो प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए, जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी CPN, UML, नेपाली कांग्रेस NC गठबंधन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब भारत के लिए चिंताएं क्या हैं? तो पहला है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दों पर चीन के BRI की कड़ी आलोचना करता है। नेपाल 2017 में इस पहल में शामिल हो गया था, किंतु नेपाल ने अभी तक बीजिंग के साथ कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। नेक्स्ट है, दूसरा है हमारा कि सीमा विवाद। तो वर्ष 2020 में ओली के कार्यकाल के दौरान नेपाल ने एक नया राजनीति मानचित्र प्रकाशित किया था, जिसमें 3 भारतीय क्षेत्र, जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था। तो नेक्स्ट है अब हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। हाल में ही केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रस्तुत किया है। तो इसके मुख्य बिंदु को हम देखते हैं। वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक GDP 8.2% बढ़ी तथा 4 तिमाहियों में से 3 में से वृद्धि दर 8% से अधिक रही। RBI का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति घटकर 4.5% रह जाएगी। भारत वर्ष 2023 में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण प्राप्त करने वाला विश्व में सर्वाधिक है। जो कि विश्व में सर्वाधिक है वो भारत के पास आया है। भारत ने जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा दक्षता पर महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की है। भारत में गैर जीवाश्म स्रोतों से लगभग 45.4% स्थापित बिजली उत्पादित किया जाता है। अब तक 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए, जिसमें से 7.37 करोड़ लोग अस्पताल में भर्ती भी हुए। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों ने पिछले 5 वर्षों में 4.18% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज किया है। 2029-30 तक गिग कार्यबल 2.35 करोड़ तक बढ़ने की संभावना है। भारत का फार्मा बाजार 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है और 2022 में भारत का सेवा निर्यात विश्व के वाणिज्यिक निर्यात का 4.4% होगा। वर्ष 2023 में भारत में लगभग 92 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति वित्त वर्ष 2014 में 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन से 3 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 तक लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। अब नेक्स्ट है हमारा सकल पर्यावरण उत्पाद GEP। हाल में ही उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि वह अपने प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन सकल पर्यावरण उत्पाद GEP के रूप में करेगा। अब हम देखते हैं कि GEP क्या है। तो GEP क्या है कि GEP किसी भी क्षेत्र की पारिस्थितिकी सेवाओं का माप है और IUCN के अनुसार इसे किसी क्षेत्र में वार्षिक मानव कल्याण के लिए आपूर्ति की जाने वाली अंतिम पारिस्थितिकी तंत्र वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे जैव भौतिक मूल्य और भौतिक मूल्यों के संदर्भ में
मापा जाता है। जिन पारिस्थितिकी तंत्र को मापा जा सकता है उनमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जैसे वन, घास के मैदान, आर्द्रभूमि, रेगिस्तान, मीठे पानी और महासागर और कृत्रिम प्रणालियाँ शामिल हैं। उत्तराखंड दुनिया का पहला राज्य है जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का आकलन सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक के माध्यम से किया जाएगा। अब इसका महत्व क्या है? इसके आकलन से पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा। जीईपी इंडेक्स से पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। अब नेक्स्ट है हमारा मोंगला बंदरगाह। हाल में ही भारत ने बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परियोजना अधिकार प्राप्त करने के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत हासिल की है। अब इसका महत्व क्या है? तो इसका रणनीतिक महत्व देखते हैं। इस घटनाक्रम को हिंद महासागर में बीजिंग के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने तथा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी बंदरगाहों पर पैर जमाने के लिए नई दिल्ली के व्यापक प्रयासों के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। और हिंद महासागर की सुरक्षा के रूप में अगर देखें तो मोंगला भारत के लिए एक संभावित बड़ा अवसर है, जिससे हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों के लिए एक न्याय संगत बंदरगाह साझेदार के रूप में विश्वसनीयता स्थापित किया जा सकता है। और भू रणनीतिक महत्व के लिए तो चीन के ऊर्जा आयात का लगभग 80% हिस्सा हिंद महासागर से होकर गुजरता है। तो मोंगला बंदरगाह पर भारत की परिचालन अधिकार इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को बढ़ाएगा, प्रभाव को और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। और द्विपक्षीय व्यापार में देखेंगे तो यह संकीर्ण और भीड़ भाड़ वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दरकिनार करते हुए कोलकाता बंदरगाह तक वैकल्पिक पहुंच के माध्यम से भारत के भू आवेद पूर्वोत्तर को समुद्री मार्ग के अवसर प्रदान करेगा। अब देखते हैं मोंगला बंदरगाह क्या है। तो मोंगला बंदरगाह चटगांव के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और बांग्लादेश के बागेरहाट जिले में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी के तट से 6.2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह पसूर नदी और मोंगला नदी के संगम पर स्थित है तथा बंदरगाह सुंदरबन मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वाड 2024। हाल में ही क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक जापान के टोक्यो में आयोजित हुई। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी भारत करेगा। हालांकि भारत में क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की विशिष्ट तिथि को अंतिम रूप नहीं दिया गया, लेकिन यह पुष्टि की गई है कि शिखर सम्मेलन वर्ष के अंत में होगा। अब इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? कार्य समूहों की संख्या बढ़ने के साथ विदेश मंत्रियों ने विभिन्न कार्यान्वयन विचारों की जांच की, जिसमें IORA क्षेत्र, प्रशांत द्वीप समूह और आसियान के अधिक समावेश पर ध्यान केंद्रित किया गया। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए सभी के लिए समान अवसर और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना और यूक्रेन संकट तथा गाजा संकट पर ध्यान आकर्षित किया जाना। गाजा पर सभी 4 सदस्य शांति का समर्थन करते हैं, 2 राज्य समाधान की वकालत करते हैं और इजराइल के खुद की रक्षा करने के अधिकार को मान्यता देते हैं। यूक्रेन संकट के संबंध में आम सहमति नहीं है, किंतु युद्ध समाप्ति के लिए आम सहमति है। क्वाड द्वारा क्षेत्र में जनहित के लिए काम करने और क्षेत्रीय मुद्दों पर सैन्य प्रतिक्रियाओं का समन्वय जारी करने की द्वंद्वात्मकता बनी रहेगी। इंडो पैसिफिक में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन करने के लिए क्वाड मैरीटाइम वर्किंग ग्रुप के तहत क्वाड मैरीटाइम लीगल डायलॉग शुरू करने की योजना है। अब नेक्स्ट है हमारा ध्रुव स्पेस। तो देखते हैं, हाल में ही अंतरिक्ष इंजीनियरिंग समाधान प्रदाता ध्रुव स्पेस को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से ग्राउंड स्टेशन को सेवा के रूप में जीसास प्रदान करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो वास्तविक समय उपग्रह संचार, ये क्या है कि प्राधिकरण ने इसे महत्वपूर्ण ग्राउंड सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम बनाएगा, जिससे वास्तविक समय उपग्रह संचार और नियंत्रण स्थापित होगा, नियंत्रण जो होगा वो सक्षम हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि परिचालन लागत में कमी। यह वाणिज्यिक क्षमता, विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करती है, मिशन का लचीलापन बढ़ाती है और परिचालन लागत को कम करती है। फिर नेक्स्ट महत्व है नवाचार प्रोत्साहन।
जीसास प्राधिकरण स्टार्टअप को उन्नत ग्राउंड स्टेशन सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके अनुसंधान और विकास में तेजी लाकर और मिशन उद्योगों पर संसाधनों को केंद्रित कर नवाचार को बढ़ावा देती है। फिर नोट में है, स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस देश के पहले निजी कंपनी में से एक बन गया है जिसे ग्राउंड स्टेशन को सेवा के रूप में जीसास प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से प्राधिकरण प्राप्त हुआ है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ से वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया हुआ है जो हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तो देखिए इसको देखते हैं हम लोग। तो पहला है कि हाल में ही 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में भारत द्वारा पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी की गई और इसमें क्या हुआ कि विश्व के 24 नए विरासत स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया और इसमें भारत के असम का जो मोइदम है जो कि अहोम राजवंश की माउंड दफन प्रणाली को भारत के 43वें विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब है कि वर्तमान में दुनिया भर के 1223 विरासत यानी 1223 विरासत स्थल यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है। यूनेस्को की जो स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है। हाल में ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा प्रतिभूति बाजार निवेशकों की मदद के लिए सेबी का वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैटबॉट का उद्घाटन किया गया। सेबी की स्थापना 1988 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है। हाल में ही भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा एशिया का पहला ग्रीन जिंक बॉन्ड इकोजेन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में मेघालय द्वारा स्वयं का ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया गया है। केरल के बाद मेघालय स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म जारी करने वाला या लॉन्च करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया। हाल में ही रॉबर्ट जेरार्ड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का नया अध्यक्ष तथा प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में गुजरात के भावनगर जिले में स्थित पालिताना शहर मांसाहारी भोजन प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यह जो निर्णय है 200 से अधिक जैन भिक्षुओं द्वारा लगाए गए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया। पालिताना शहर एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। हाल में ही त्रिपुरा द्वारा राज्य में खर्ची पूजा का आयोजन किया गया। खर्ची पूजा को 14 देवताओं के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। जुलाई 2024 में नाबार्ड द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों के लिए कृषि कोष पहल को लॉन्च किया गया। अब नाबार्ड की स्थापना देखते हैं तो ये 12 जुलाई 1982 में हुआ है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट है हमारा कि जुलाई 2024 में उत्तराखंड में पारंपरिक उत्सव हरेला पर्व मनाया गया। अब हरेला पर्व जो है भगवान शिव की उपासना तथा सावन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा हाल में ही भारत के असम राज्य सरकार द्वारा समावेशी विकास तथा बाल विवाह के खिलाफ सुरक्षा उपाय जोड़ने के कदम के रूप में औपनिवेशिक काल के कानून असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 18 जुलाई 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति R महादेवन को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। दोनों न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है जो कि अधिकतम है। अब है सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है 28 जनवरी 1950 को। जुलाई 2024 में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को भारत में MotoGP का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब है हाल में ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत विगत 7 वर्षों में 84,119 बच्चे को बचाया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में पहली बार भारत द्वारा मुंबई में ओपेरोलिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किए जाने की घोषणा की है। फिर हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खनिजों तथा खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का राज्यों के अधिकार को बरकरार रखा गया है।
फिर है केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अब है सेरा द्वारा जारी मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार असम मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट शहर देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन गया है। अब नेक्स्ट है कि 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती मनाई गई है। हाल में ही भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन द्वारा जुलाई 2024 को 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब है 24 जुलाई 2024 को भारतीय नौसेना द्वारा गोवा में फ्रिगेट श्रेणी का जहाज INS त्रिपुट लॉन्च करने की घोषणा की गई। यह तलवार क्लास फ्रिगेट का 9वां स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। हाल में ही हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई, जिसके अनुसार भारत को 82वां स्थान प्राप्त हुआ। इस सूची में सिंगापुर सर्वाधिक ताकतवर पासपोर्ट के साथ शीर्ष स्थान पर है। फिर 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2024 के लिए 24-25 के लिए 48.21 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट पेश किया गया। इसके साथ ही 7वीं बार लगातार बजट पेश करने वाली वो देश की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। नेक्स्ट है कि इसी में है कि जो हमारा जो बजट है 2024-25 में भारत द्वारा दी जा रही कुल विदेशी सहायता 4,773 करोड़ रुपये में सर्वाधिक 2,068 करोड़ रुपये भूटान को दी जाएगी। अब नेक्स्ट में है कि जुलाई 2024 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को डंपी रोधी शुल्कों को लगाने में वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक स्तर पर प्रथम स्थान पर है। अब WTO की स्थापना है 1 जनवरी 1995 को। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब है जुलाई 2024 में केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा IIT दिल्ली में इंडियाज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की गई। हाल में ही कैंटर वर्ल्ड पैनल की नवीनतम ब्रांड फुटप्रिंट रैंकिंग के अनुसार पार्ले जी भारत का शीर्ष FMCG ब्रांड बन गया है। भारत के शीर्ष 3 FMCG ब्रांड पार्ले, ब्रिटानिया और अमूल है। जुलाई 2024 में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दिल्ली के ऐतिहासिक हुमायूं के मकबरे में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अब है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं के मृत्युपरांत उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा करवाया गया था। वर्ष 1993 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। जुलाई 2024 में गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ तालमेल बिठाते हुए गोयम बिनामूल्य विज येजवन योजना की शुरुआत की गई। जुलाई 2024 में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा वियंतियाने के दौरे के दौरान राजधानी लाओस में रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किया। हाल में ही भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह का संचालन अधिकार हासिल कर लिया गया। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल में ही टाइम मैगजीन के 2024 के दुनिया के सबसे बेहतरीन जगहों में भारत के 3 स्थान म्यूजियम ऑफ ल्यूसियंस मुंबई, और उसके बाद है सॉरी मैं इसका थोड़ा ये हटा दूँ। हाँ, तो सबसे पहले है कि टाइम मैगजीन के 2024 के दुनिया के सबसे बेहतरीन जगहों में भारत के 3 स्थान। पहला है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई, फिर है मनम चॉकलेट हैदराबाद, और फिर है डाइनिंग रेस्टोरेंट नार हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। अब है जुलाई 2024 में RBI द्वारा बिल डेस्क एडियन तथा अमेजन पे को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस मिला है। अब RBI की स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिंटन आयोग का संबंध RBI की स्थापना से है, यानी इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे RBI का गठन किया गया। जिसका हेडक्वार्टर RBI का जो है मुंबई है। गवर्नर अभी शिवकांत दास हैं। RBI के प्रथम गवर्नर जो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ थे, और प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे सर CD देशमुख। हाल में ही
भारत सरकार के द्वारा स्पेस स्टार्टअप ध्रुव स्पेस की सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। अभी हाल में ही हरियाणा सरकार द्वारा अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। हाल में ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत डिप्लोमा होल्डर्स को 8,000 तथा ग्रेजुएट युवा को 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। हाल में ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। हाल में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सकल पर्यावरण उत्पाद GEP सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब उत्तराखंड पहला राज्य है जो अपने 4 प्राकृतिक संसाधन वायु, जल, वन और मिट्टी को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद GEP लॉन्च किया है। अब है जुलाई 2024 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा सिविल सेवा उम्मीदवारों को वित्तीय आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना की शुरुआत की गई है। हाल में ही शिक्षा मंत्रालय, UGC और भारतीय भाषा समिति ने उच्च शिक्षा में भारतीय भाषा साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अस्मिता योजना को लॉन्च किया है। अब अस्मिता को देखते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म है अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री को बढ़ाना, ये इसके लिए किया गया है। नेक्स्ट है पहल का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं में 22,000 प्रभावशाली पुस्तकें विकसित करना है। 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI के तहत फरीदाबाद हरियाणा के ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया। हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चुनिंदा भाषाओं पर आधारित विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम पुस्तक का अनावरण किया गया है। अब जुलाई 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत के लिए 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो आइए देखते हैं। जुलाई 2024 में अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया। हाल में ही एलन मस्क द्वारा स्पेस एक्स तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और पूर्व में ट्विटर के मुख्यालयों को कैलिफोर्निया से टेक्सास शिफ्ट करने की घोषणा की है। मस्क के इस फैसले के पीछे कैलिफोर्निया में पारित एक कानून है जिसके अनुसार स्कूल के नियमों के तहत शिक्षक और स्टाफ बच्चों को लैंगिक पहचान और पसंद माता पिता या किसी और को बच्चों की अनुमति के बिना नहीं बताया जा सकता है। हाल में ही म्यांमार के नेपियदा में चौथी बिम्स्टेक या बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल सुरक्षा प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा किया गया। तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई है। इसके सदस्य देशों की संख्या 7 है, जिसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान है, जिसका मुख्यालय जो है ढाका में है, बांग्लादेश। नेक्स्ट है हमारा कि जुलाई 2024 में दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया द्वारा पारंपरिक सांडों की लड़ाई पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान वाला विधेयक पर हस्ताक्षर किया गया। हाल में श्रीलंका में वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव मनाया गया है। यह उत्सव विभिन्न धर्मों में मनाया जाता है। कटारगामा का मुख्य मंदिर महादेवला हिंदू युद्ध के देवता स्कंद को समर्पित है। नेक्स्ट है कि हमारा 18 जुलाई 2024 को यूरोपीय संसद द्वारा जर्मनी की उर्सुला वॉन डेर लियोन को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया। जुलाई 2024 में माल्टा के राजनीतिज्ञ रॉबर्टा मेट्सोला को दूसरी बार यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है।
फिर है हाल में ही बेलारूस के विदेश मंत्रालय द्वारा 35 यूरोपीय देशों के वीजा के लिए मुफ्त नीति लॉन्च किया गया है। इस नीति के तहत यूरोपीय संघ तथा यूनाइटेड किंगडम के सदस्यों सहित 35 यूरोपीय देशों के नागरिक बिना वीज़ा के एक बार में 30 दिनों तक बेलारूस में रह सकते हैं। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर हिंसक माहौल बना हुआ है। पिछले दिनों में ढाका उच्च न्यायालय द्वारा 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के सेनानियों के परिवार को 30% नौकरी कोटा को पुनः बहाल करने के बाद यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। वर्ष 2018 में इस आरक्षण को समाप्त कर दिया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि जुलाई 2024 में भारतीय सेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए मंगोलिया रवाना हो गई है। गौरतलब है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट का 21वां संस्करण 27 जुलाई से 9 अगस्त के मध्य मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है हाल में ही पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में गोल्ड कॉइन जारी किया गया है। अभी हाल में ही भारत की नीता अंबानी को सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 जिसका मुख्यालय लुजर्न स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष थॉमस बॉच हैं। नेक्स्ट है हाल में ही मलेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक मलयान टाइगर की संख्या 150 से कम पाए जाने पर इसे विलुप्ति के कगार पर घोषित कर दिया गया। IUCN स्थिति अति संकटग्रस्त। फिर नेक्स्ट है जुलाई 2024 में अफ्रीकी देश कोटे दी आइवरी यानी आइवरी कोस्ट जो है 821 या मैट्रिक्स एम का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश बन गया। मलेरिया वैक्सीन 821 या मैट्रिक्स एम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। अब आगे देखते हैं कि 19 जुलाई 2024 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ ने फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया है और ICJ की स्थापना जून 1945 में हुई है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड का द हेग में है। हाल में ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा की गई है। नासा के मार्स क्यूरोसिटी रोवर द्वारा सल्फर की खोज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हाल में ही खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा द्विवार्षिक विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाले जो 3 शीर्षक देश थे, पहला है चीन जो 19.37 लाख हेक्टेयर के साथ पहले नंबर पे है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया जो कि 4.46 लाख हेक्टेयर के साथ नंबर 2 पे है और भारत जो कि 2.66 लाख हेक्टेयर के साथ तीसरे नंबर पे है भारत। फिर है FAO की स्थापना 1945 में और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में अजरबैजान द्वारा जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की घोषणा की है। गौरतलब है कि अजरबैजान जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 29वें सत्र की मेजबानी करेगा। 26 जुलाई 2024 को पेरिस में 33वें ओलंपिक खेलों का ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। हाल में ही वैश्विक कंपनी ओपन AI द्वारा सर्च GPT लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो ये यहाँ पे ख़त्म है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा है बिहार राज्य विशेषज्ञ। तो बिहार राज्य विशेष में देखते हैं जुलाई 2024 में बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है और प्रथम राज्य जो था वो MP था यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में बिहार के मशहूर कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत को वैश्विक संस्था एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। हाल में ही वैश्विक IT कंपनी HCL द्वारा बिहार के पटना में अपना पहला वैश्विक डिलीवरी केंद्र शुरू किया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2024 में बिहार राज्य में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ई-शिक्षा कोष ऐप को लॉन्च किया गया है। अब है 24 जुलाई 2024 को प्रोफेसर रामबचन राय को निर्विरोध बिहार विधान परिषद का उपसभापति निर्वाचित किया गया। हाल में ही दानापुर पटना में वीर नारी सम्मान समारोह 2024 का आयोजन किया गया। जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिसमें प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित हैं। उसमें से बिहार के भागलपुर जिले में बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित की जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में फिल्म
प्रोत्साहन नीति 2024 को भी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है फिल्म प्रोत्साहन नीति जो है 2024 में प्रावधान है हिंदी तथा अंग्रेजी फिल्म निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए तक का अनुदान है। फिर है फिल्म निर्माण तथा आधारभूत संरचना के लिए निवेशक को 25% सब्सिडी का प्रावधान और क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के लिए अधिकतम 50% सहायता राशि सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान। राज्यों में शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान है। अब इसके बाद देखते हैं कि हाल में ही बिहार के पटना में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट 2024 का आयोजन किया गया। फिर नेक्स्ट है जुलाई 2024 में बिहार के सहरसा जिले से संबंध रखने वाली पर्वतारोही लक्ष्मी झा मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। अब नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को समस्त परियोजना के लिए सफल कार्यान्वयन के लिए बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब है यहाँ पे है हमारा कि समस्त का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है शेड्यूलिंग, अकाउंटिंग, मीटरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब है ये हमारा लास्ट है पार्ट इसका विविध। तो चलिए विविध को देखते हैं। तो पहला ही इसमें दिया हुआ है कि प्रमुख दिवस तथा थीम। तो पहला है कि 17 जुलाई इसको हम विश्व अंतर्राष्ट्रीय और न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर है 18 जुलाई नेल्सन मंडेला और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नेल्सन मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर है 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। फिर 20 जुलाई को ही है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस जिसका थीम है मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट है 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण दिवस। फिर 27 जुलाई को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का 18वां स्थापना दिवस और 29 जुलाई को है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब विषय है इसका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का कार्रवाई के लिए आह्वान यानी कि कॉल फॉर एक्शन। फिर है नेक्स्ट हमारा है नियुक्ति। तो इसको देखते हैं कि जुलाई 2024 में 1983 बैच की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग या UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रीति सूदन श्रीमती RM बैथ्यू जो कि 1992 से 1996 के बाद UPSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला हैं। जुलाई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 राज्यों के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो इसमें देखते हैं कि जैसे तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो जिष्णु देव वर्मा को बनाया गया है, सिक्किम का ओम प्रकाश माथुर को, झारखंड का संतोष कुमार गंगवार को और छत्तीसगढ़ का रमन डेका को। फिर मेघालय का CH विजय शंकर को, राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव बागरे को, महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन को और पंजाब में गुलाब चंद कटारिया को जो कि चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। फिर है असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जिनके पास मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी है और पुदुचेरी के उपराज्यपाल जो कि K कैलाश नाथन हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जुलाई 2024 में रॉबर्ट जेरार्ड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड का नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। फिर है जुलाई 2024 में भारत के पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है और भारत के वर्तमान विदेश सचिव अभी जो हैं वो विक्रम मिस्त्री हैं। फिर है जुलाई 2024 में निकोलस मादुरो लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं। नेक्स्ट है हाल में क्रिस्टन माइकल को यूरोपीय देश एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है फिर जॉर्जेस एल्डेहरी को HSBC बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है। फिर आगे है जुलाई 2024 में पॉल कागामे में चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। फिर रवांडा की राजधानी जो है किगाली है। नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स। तो इसमें देखते हैं हाल में ही मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम आयु की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई है। हाल में ही एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा वर्ष 2025 तथा 2027 में आयोजित होने वाले द्विवार्षिक पुरुष एशिया कप के मेजबानियों की घोषणा की है, जिसमें 2025 में होने वाले T20 एशिया कप की मेजबानी भारत करेगा, जबकि वही बांग्लादेश 2027 में होने वाले एक दिवसीय पुरुष एशिया कप की मेजबानी करेगा।
नेक्स्ट में देखेंगे कि फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया है। मनु भाकर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और निशानेबाज बन गई है। फिर 17 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास शहर में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के स्क्वैश खिलाड़ी शौर्य बाबा ने कांस्य पदक हासिल किया है। हाल में ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। यह सम्मान श्री बिंद्रा को अगस्त में पेरिस में आयोजित होने वाले 142वें IOC सत्र के दौरान दिया जाएगा। इससे पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड दिया जा चुका है। हाल में ही भारतीय हॉकी गोलकीपर प्री आर श्रीजेश द्वारा पेरिस ओलंपिक के बाद इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। फिर आगे है कि जुलाई 2024 में भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस तथा विजय अमृतराज को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने की घोषणा की है। इस सूची में शामिल होने वाले ये एशिया के पहले खिलाड़ी हैं। अब 21 जुलाई 2024 को इंग्लैंड के बाथ में आयोजित 65वें इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। फिर आगे है कि हाल में ही अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा ललियाजुआला चांगटे और इंदुमती कथिरेसन को वर्ष 2023-24 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष तथा महिला खिलाड़ी घोषित किया गया है। जुलाई 2024 में श्रीलंका के दाम्बुला में आयोजित 9वें महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को 8 विकेट से हराकर खिताब हासिल किया। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा सऊदी अरब द्वारा ओलंपिक स्पोर्ट्स खेल 2025 की मेजबानी किए जाने की घोषणा की गई है। हाल में ही जर्मनी के दिग्गज फुटबॉल थॉमस मूलर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की गई है। अब देखते हैं कि पुरस्कार। हाल में ही भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर का पुरस्कार जीता है। जुलाई 2024 में वी वेदांचलम को वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, हाल में ही केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ऋण प्रदर्शन में और नवाचार श्रेणी में बड़े राज्यों में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अब PM स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसकी शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी। यह योजना स्ट्रीट वेंडर को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करता है। समय पर पुनर्भुगतान पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी देता है। फिर है, प्रथम ऋण का भुगतान समय पर भुगतान करने पर तथा तीसरे चरण में क्रमशः 20,000 रुपये और 50,000 रुपये की उच्च ऋण पात्रता है। तो ये रहा हमारा पूरा करंट अफेयर। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू और ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहें।